जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के अंदर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका 10 मार्च का आपका पेपर है हिंदी साहित्य का। तो इस क्लास के अंदर कुछ मोस्ट क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद कर लेवे, इनको अच्छे से तैयार कर लेवे, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा एप्लीकेशन है महेंद्र बेवर कोचिंग, ठीक है। जैसा कि आपको पता भी, देखो हिस्ट्री का आपने पेपर देख लिया, पूरा हिस्ट्री का पेपर मिल गया आपको। उसी प्रकार से अब जो है वो हिंदी साहित्य की बारी है। तो हिंदी साहित्य का पूरा पेपर देख लेना। हिस्ट्री का मिल गया रामबाण बेस से, अब अपने हिंदी साहित्य का भी आपको रामबाण बेस से देखने को मिल जाएगा। बस प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ना है कुछ है फाड़ू फर्स्ट फाड़ू सेकंड, ये क्लास दे रहा हूं ना मैं आपको, ये पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। तो जिन्होंने अभी रामबाण बेस ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना प्रिय विद्यार्थियों। महेंद्र बेवर कोचिंग ये हमारा ऐप है प्रिय विद्यार्थियों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और रामबाण बेस लिखा हुआ है ऊपर, रामबाण बेस ज्वाइन कर लेना। 100% गारंटी बेच रहेगा प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना। पूरा का पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने भी अभी डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना महेंद्र बेवर कोचिंग का, डाउनलोड करके प्ले स्टोर से। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना 9784892550, ठीक है। चलो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते, स्कैनर का ऑप्शन दे रखा, दूसरे से भी करवा सकते हैं, ओपन हो जाएगा। और अभी नाम मात्र प्राइज है, ठीक है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, जो दिशा कविता उसका संबंध किससे है। तो दिशा कविता का संबंध याद रखना। दिशा कविता का जो प्रमुख संबंध है वो बाल मनोविज्ञान से है। प्यारे विद्यार्थियों, किससे दिशा कविता का संबंध? बाल मनोविज्ञान। याद रखना आप सभी विद्यार्थी, दिशा कविता का जो संबंध हो जाएगा वो बाल मनोविज्ञान से। किससे? प्यारे विद्यार्थियों, बाल मनोविज्ञान। याद रखना दिशा कविता का संबंध किससे है? बाल मनोविज्ञान से। उसी प्रकार दूसरा है कि गणानंद के प्राण किसके दर्शन के लिए अटके हुए थे? तो सुजान के लिए जो है वो अटके हुए थे। याद रखना किसके लिए? सुजान के लिए। नेक्स्ट है गांधी, नेहरू और यास्मीर अराफत संकलित अंश किसका है? आज के अतीत का अंश है। किसका अंश है? आज के अतीत का। रामचंद्र के घर किताबें कहां से आया करती थी? तो यह भारत जीवन प्रेम से आया करती थी प्रिय विद्यार्थियों, भारत जीवन प्रेम से। और कोय्या किसे कहते हैं? तो कोय्या कुमुद के फल को कहते हैं। कुमुद का जो फूल है, कुमुद का फूल, उसको कहा जाता है कोय्या। सूरदास की पोटली में कितने रुपए थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास की पोटली में याद रखना 500 रुपए थे। कितने रुपए थे? 500 रुपए, ठीक है। उसी प्रकार हाथीपाला क्या है? तो हाथीपाला याद रखना नदी का एक नाम है। हाथीपाला, हाथीपाला एक नदी का नाम है। अपना मालवा खाऊ जड़ू सभ्यता पाठ जो है वो जनसत्ता के किस शीर्षक से लिया गया है? तो ये लिया गया है कागज कोर स्तंभ से। कहां से लिया गया प्रिय विद्यार्थियों? कागज कोर स्तंभ से। तो ये फटाफट देखो, ये कुछ मैंने 8 क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं, इनको जरूर याद कर लेना। ये आपके अति लघुतरात्मक में पूछे जा सकते हैं, आपके वस्तुनिष्ठ में भी पूछे जा सकते हैं। तो जरूर याद रखें, दिशा कविता का संबंध बाल मनोविज्ञान से है। और गणानंद के जो प्राण है वो किसके दर्शन के किसके लिए अटके हुए थे? सुजान के लिए अटके हुए थे। उसी प्रकार तीसरा कि गांधी, नेहरू, यास्मीर अराफत संकलित अंश है। किसका अंश है? आज के अतीत का अंश है। और फिर अगला चौथा क्वेश्चन था रामचंद्र के घर जो किताबें हैं, ठीक है, किताबें कहां से आया करती थी? तो वो भारत जीवन प्रेम से आया, भारत जीवन प्रेम से कर देना। और कोय्या कुमुद के फूल को कहते हैं कोय्या, ठीक है। और सूरदास की पोटली में कितने रुपए थे? 500 रुपए थे। और हाथीपाला एक नदी का नाम है, ठीक है। और अपना मालवा खाऊ जड़ू सभ्यता पाठ जनसत्ता के किस शीर्षक से लिया गया है? याद रखना आप सभी, कागज कोर स्तंभ से, ठीक है। तो ये कुछ आपके अति वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अब देखो आगे, पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किसके जरिए एकत्रित करता है? तो वो याद रखना आप सभी, साक्षात्कार के जरिए। पत्रकार जो है पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किसके जरिए एकत्रित करता है? साक्षात्कार के जरिए एकत्रित करता है, इंटरव्यू वगैरह लेकर, ठीक है। विशेष लेखन और सामान्य लेखन के बीच जो बुनियादी फर्क है वो क्या है? तो देखो, विशेष लेखन किसी खास विषय पर लिखा गया जो लेखन होता है वो विशेष लेखन होता है। और सामान्य लेखन, इनके बीच बुनियादी फर्क क्या है? तो बुनियादी फर्क हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों तकनीकी शब्दावली का। किसका है? तकनीकी शब्दावली का हो जाएगा, ध्यान रखना। कविता का अनिवार्य तत्व कौन सा? तो कविता का जो प्रमुख अनिवार्य तत्व होता है वो होता है छंद, आंतरिक लय जिसे कहते हैं। छंद जो है वो कविता का अनिवार्य तत्व होता है, ठीक है। पत्रकार कितने प्रकार होते हैं? पत्रकार के 3 प्रकार है विद्यार्थियों, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर। ये जरूर याद रखना, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, ये पत्रकार के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट अगला देखो, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से भी आपके जो है वो रिक्त स्थान में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें यहां पर दे रखा है खाली स्थान गुण का संबंध अंतःकरण की दृढ़शीलता से होता है। तो वो माधुरी गुण, माधुरी गुण में क्या होता है? मधुरता का संचार होता है। माधुरी गुण में किसका संचार होता है? मधुरता का, ठीक है। तो यहां पर माधुरी गुण का संबंध जो है वो अंतःकरण की दृढ़शीलता से होता है, ध्यान रखना। काव्य में जब किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल होता है तो वहां पर कौन सा दोष होता है? तो वहां पर होता है च्युत संस्कृति दोष। कौन सा होता है? च्युत संस्कृति दोष होता है, ध्यान रखना। दोवा और रोला छंद के योग से जो है वो कौन सा छंद बनता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, दोवा और रोला छंद के योग से जो है वो कुंडलिया छंद बनता है। कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया छंद। गणों की संख्या कितनी होती है प्रिय विद्यार्थियों? गणों की संख्या याद रखना 8 होते हैं। गण, गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। जिसमें देखो इस प्रकार से याद रखना, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण शण, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण शगण। ये देखो, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण शगण, ये गण होते हैं 8। बोलो,
यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, बोलो यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ये गण हो गया। फिर विद्यार्थियों गण कितना हुए 8 हुए, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ये देखो यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ये गण हो गया। गणों की संख्या कितनी है 8 हुए, 8 गण। उसी प्रकार से काव्य में जहां कारण के होते हुए भी कार्य न हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है तो वहां पर अलंकार होगा विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होगा फिर विद्यार्थियों, कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है तो वहां पर होगा विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है। और जहां बिना कारण के कार्य हो रहा है तो वहां पर होगा विभावन अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, विभावन अलंकार होगा। तो ये आपको जरूर याद रखना, फिर विद्यार्थियों ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, विभावना और विशेषोक्ति। जहां कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है वहां पर होता है विशेषोक्ति, और जहां कारण के होते, जहां बिना कारण के भी कार्य हो, जहां कारण नहीं है बिना कारण के भी कार्य हो रहा है तो वहां पर होगा विभावना अलंकार। ये ध्यान रखना आप सभी, ओके। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, आकाश बदलकर बना मही, आकाश बदलकर बना मही पंक्तियों का क्या अभिप्राय है। तो देखो, कवि को सरोज के नववधू के रूप में अपनी पुत्री को देखा तो ऐसा लगा कि उसकी पत्नी का जो पत्नी का जो रूप सौंदर्य था वही अपनी जो है पुत्री में वो प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप बता देना कि आकाश बदलकर बना मही, इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है। इसमें कवि, ठीक है, कवि को जो है यहाँ पर सरोज के नववधू के रूप में अपनी पुत्री को देखा उन्होंने, ठीक है। ऐसा लगा कि उनकी पत्नी का जो रूप सौंदर्य था वो अपनी पुत्री में प्रकट हो रहा है, ठीक है। बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, बसंत आया कविता में कवि की प्रमुख चिंता हो जाएगी, याद रखना आज जो है मनुष्य का प्रकृति से जो संबंध है, प्रकृति से जो नाता है, प्रकृति से जो जुड़ाव है, प्रकृति से जो रिलेशन है वो धीरे धीरे जो है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। इस कविता में ये बताया गया है कि बसंत आया कविता में कवि की चिंता प्रमुख यही हो जाएगी, आज जो है मनुष्य का प्रकृति के साथ जो संबंध था वो टूट रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसमें इस प्रकार से बता देना प्रिय विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटे पर्सन आपके सामने ये याद करे रहे। उसी प्रकार से बालक बच गया कहानी का आशय स्पष्ट करो। बालक बच गया कहानी का मूल भाव प्रतिपाद्य यह है शिक्षा ग्रहण करने की उम्र का निर्धारण करना। शिक्षा जो है बालक या व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए जरूरी है। शिक्षा केवल रटने के लिए नहीं बल्कि बालक की सहज प्रवृत्तियों के विकास के लिए दी जाती है, ठीक है। यानी कि आजकल के, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम की यदि मैं बात करता हूं तो आजकल के जो शिक्षा पद्धति है वो रटन आधारित है, ठीक है। बस अपना उद्देश्य मेन यही रह गया है कि भाई कोई भी पूरी साल अच्छे से नहीं पढ़ता है, किताबों को सिलेबस को पूरा नहीं पढ़ता है। जब एग्जाम के 2 दिन रहते हैं, जब एग्जाम के 1 दिन रहते हैं तब विद्यार्थी पढ़ने के लिए जुटते हैं, ठीक है। और हम पढ़ाते हैं और आप इतने हजारों की संख्या, पहले क्या हो गया, कोई है ही नहीं आप में से कि भाई पहले जो है मतलब पहले पढ़ ले तो क्या पता मेरिट में आ जाए, लेकिन मेरिट में कोई आना ही नहीं चाहता है। कौन आना चाहता बताओ मेरिट में, कोई नहीं आना चाहता। अगर आना चाहते तो पहले पढ़ ले। कुछ होते हैं 100 में से गिने चुने 2-3 ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बाकी वो पढ़ते हैं, बाकी तो सबको भाई मेरिट में नहीं आना है। बस एग्जाम के भाई 1 दिन या 2 दिन पहले ही पढ़ना है, एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ना, फिर पेपर देना, पर पास आना, अच्छा नंबर ले आना, बस वही है, रटान पर्सन चले जाओ भाई। मार जान का है जो मैं बता दूं कि भाई हाँ ये आने वाला, ये आने वाला, भाई याद करके चले जाओ, रटा मार के ना पेपर करके ना आ जाओ। जो पूरी साल मेहनत करता है उसको पीछे रख देते हो और फिर कहता है कि मैंने पूरी साल मेहनत करी, क्या मेहनत करी। तो ये बता दिया, ठीक है। तो ये बता देना फिर, यानी शिक्षा जो है वो रटन आधारित नहीं होनी चाहिए, थोड़ी समझ आधारित होनी चाहिए। भाई ज्ञान अध्ययन करना हमें जरूरी है। भाई चैप्टर अपने मान लो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मैं हिस्ट्री की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता है, आपने सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ा ही नहीं, मेन क्वेश्चन रट के चले गए, वही प्रश्न एग्जाम में आ गया करके आ गए और हमने कहा पूरा चैप्टर पढ़ा, कहा का पूरा चैप्टर पढ़ा रहे। देखो अगला, तोड़ो कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है। तोड़ो कविता नाम से पता चल रहा तोड़ने की बात हो रही है। अब किसको तोड़ने की बात हो रही है, मन के अंदर जो ऊब है, मन के अंदर जो खीज है, मन के अंदर जो आलस्य है, उसको यहां पर तोड़ने की बात की जा रही है। तोड़ो कविता उद्बोधन परक है। इसका प्रतिपाद्य यह है कि बंजर उबड़ खाबड़ जमीन को उपजाऊ जमीन में बदलने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। जो मतलब जो बंजर भूमि है, ठीक है, बंजर भूमि ऐसी पड़ी है, उबड़ खाबड़ भूमि ऐसी पड़ी है, अगर उसको उपजाऊ बनानी है तो उसके लिए हमें कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा, कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे बदलने के लिए प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रकार जो है मन में व्याप्त जो ऊब है, मन में खीज, बाधक तत्वों को तोड़कर उसे नवीन सर्जन के योग्य बनाना जरूरी होता है, ठीक है। इस कविता के माध्यम से इस प्रकार से आप बता देना, वेरी इंपोर्टेंट कविता तोड़ो कविता। फिर देखो अगला, और याद रखना तोड़ो कविता के कवि कौन है, रघुवीर साय। रघुवीर साय
कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है वो आशा को बावली क्यों कहा है? कवि आशा को बावली इसलिए, आशा का मतलब उम्मीद। भाई उम्मीद हम किसी से भी लगा बैठते हैं, ठीक है भाई, उम्मीद जिसके लग जाती है, आशा जिसको लगती है कि मुझे आशा थी कि यार आप उम्मीद, एक तरह आशा मतलब उम्मीद ही है। अब आपके भी माता पिता को उम्मीद थी, उम्मीद होगी कि मेरा बच्चा जो है वो 12th में टॉप करेगा, इतने परसेंटेज बनाएगा, लेकिन आप पता नहीं क्या कर रहे हो, मेहनत कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो डिपेंड आप पर। तो माँ बाप को आप पर आशा है, आप पर उम्मीद है कि मेरा बच्चा टॉप करेगा, मेरा बच्चा दिन रात पढ़ता है, आपको पढ़ने के लिए छोड़ रखा है, लेकिन साहब ज्यादा तो फोन चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, रील चला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जीएफ के चक्कर में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये नहीं पता माता पिता के, अगर अगर सच में बताओ ना, सही मोटिवेशन तो अपने माँ बाप होते हैं। माँ बाप की ओर देखो, माँ बाप की ओर, पैरों की ओर देखो, ठीक है, झांको, फिर आपको एक अंदर से जो मोटिवेशन मिलेगा वही जो है मोटिवेशन है, बाकी कुछ मोटिवेशन नहीं है। ये जो हम सुनाते हैं मोटिवेशन, ये आपके एक दो घंटे के लिए है बस, ठीक है, असल में मोटिवेशन वही है। तो बस यही बात है। कवि ने आशा को बावली इसीलिए कहा है कि भाई आशा जो है वो असंभव बात की भी बनी रहती है, ठीक है। देवसेना को आशा थी, भाई देवसेना प्रेम करती थी स्कंदगुप्त से। देवसेना किससे प्रेम करती थी? स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। तो देवसेना को आशा थी कि भाई मेरा स्कंदगुप्त मुझे मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाया, ठीक है। तो देवसेना आशा थी कि भाई स्कंदगुप्त उसे मिलेगा, जब वह मिला तो देवसेना ने उसके अनुनय विनय को ठुकरा दिया। अब देवसेना को ये उम्मीद थी कि देवसेना प्रेम करती थी स्कंदगुप्त से, तो फिर स्कंदगुप्त किसी दूसरे को चाहता था, ठीक है। और फिर बाद में देवसेना ने आजीवन के, मैं तो अब किस प्रेम व्रेम नहीं करूं, छोड़ दिया हमेशा के लिए, ठीक है। आजीवन अविवाहित रहने का उन्होंने व्रत ले चुकी थी वो, ठीक है। फिर बाद में देव वो आता है आपके स्कंदगुप्त, फिर कोई आने का क्या मतलब, ठीक है। तो वो आजीवन अनुनय विनय को उसने ठुकरा दिया, ठीक है। उसके देवसेना ने उसके अनुनय विनय को ठुकरा दिया फिर बाद में। इसलिए कवि ने यहाँ पर आशा को बावली कहा है कि भाई आशा जो है वो एक असंभव चीज की बनी रहती है, ठीक है। इस प्रकार से ये बता देना कि भाई देवसेना तो प्रेम करती थी स्कंदगुप्त से, फिर बाद में पता चला कि यार कोई प्रेम व्रेम नहीं है, कि प्यार घर उधार खा, तो चला गया मुझे बर्बाद करके, दिल रोता है तुझे याद करके। तो वो याद कर दी, देखो उन दो काम कर दी। नेक्स्ट अगला है कि बिस्कोर की माटी पाठ का प्रतिपद स्पष्ट करो। बिस्कोर की माटी पाठ का प्रतिपद प्रकृति के साथ मानव संबंधों की पड़ताल करना है। जीवन की जो स्थिरता ऋतु परिवर्तन के साथ कैसे बदलती है, और गांवों के लोग प्राकृतिक प्रकोप का सामना किस तरह करते हैं, तथा प्रकृति से किस तरह अपना अटूट प्रेम संबंध बनाए रखते हैं, इत्यादि की यहाँ पर व्यंजना करना इसका मूल भाव है, ठीक है, बिस्कोर की माटी का, ठीक है। तो यहाँ पर गांव की जो है वो यहाँ पर दिनचर्या का यहाँ पर वर्णन हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला देखो। बरहा किसे कहते हैं? बरहा खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी जो नालियां बनाई जाती हैं उसे कहते हैं बरा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेत में पानी देने के लिए छोटी छोटी जो नालियां बनी होती है उसे क्या कहते हैं? बरा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने 21 हो गए। देखो 12 मासा में किसके वियोग का वर्णन किया गया है? तो 12 मासा में नागवती के वियोग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास को ध्यानपूर्वक देख लेना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। और मैं आपको बता दूं अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है ना प्रिय विद्यार्थियों, तो महेंद्र ब्यवर कोचिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना ये ऐप, और रामबाण बैच ज्वाइन कर लेना। रामबाण बैच पूरी गारंटी बैच रहेगा, एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, रामबाण बैच ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। आपने हिस्ट्री का रामबाण बैच ज्वाइन किया, आपने हिंदी निवार्य का रामबाण बैच ज्वाइन किया, आपने भूगोल का रामबाण बैच ज्वाइन किया, देखा पूरा पेपर मिल गया ना। आपने राजनीतिक विज्ञान का रामबाण बैच ज्वाइन किया, पूरा का पूरा पेपर देखने को मिल गया ना। अब अपन बारी है हिंदी साहित्य की। फिर बाद में प्रिय विद्यार्थियों बीएसटीसी की तैयारी मैं करवाऊंगा, आपको कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। यही अपना चैनल है महेंद्र ब्यवर कोचिंग, इस पर यूट्यूब पर क्लास चलेगी, ऐप पर भी क्लास चलेगी, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों बाद में तैयारी करवाएंगे, बस लास्ट पेपर है अपना हिंदी साहित्य का, इसको अच्छे से कवर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद जय भारत।